चलिए पुनः मैं आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज S21 लेकर उपस्थित हूँ और आप पिछली सीरीज को बड़े मनोयोग से निरंतर धैर्य के साथ सुन रहे हैं और सुनते रहिए, उनको नोट्स करते रहिए। वो आपके लिए धीरे धीरे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे। और वही बात है ना कि सतसैया के देवरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जल्द ही मैं पीटी स्पेशल करंट विशेषांक लेकर के भी आपके लिए 1 से 1.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटे क्लास भी हो सकती है। तो उसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स कराने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो ये हमारे लगातार वीडियोस आ रहे हैं, इनको आप निश्चित रूप से देखते रहिए। वो भी आपके लिए बहुत बड़ी ब्रह्मास्त्र सीरीज ही शामिल होंगे। जिस तरह ब्रह्मास्त्र का हमारे धार्मिक ग्रंथों में कोई तोड़ नहीं होता था, उसी तरह आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का काम करेंगे। चलिए S21 सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई? क्लाइमेट चेंज पर इंडिया की प्रथम नेशनल एक्शन प्लान कब जारी किया गया? तो जून 2008 में। कब जारी किया गया? 2008 में। बैक ईयर क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन है। और इससे हटके एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस नेशनल एक्शन प्लान में, इस राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने मिशन शामिल हैं? तो इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है। कितने मिशन शामिल हैं? 8। इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो टीटी और पीएटी में तो आते हैं। और टीटी और जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं उन सब में चिपको है। हर बार एक क्वेश्चन चिपक जरूर जाता है, इसे याद रखना। ये चिपको मूवमेंट जो है, ये पर्यावरण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट है। और हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में एक क्वेश्चन चिपक ही जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे सुन लीजिए। चिपको मूवमेंट के प्रतिपादक कौन थे, फाउंडर कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट करना है। हालांकि इसकी स्टोरी सुन लीजिए तो आपके लिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और हमेशा के लिए सब डाउट दूर है। चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1973 में, 1973 में। कहाँ पर? चमोली उत्तराखंड में। कहाँ पर? चमोली उत्तराखंड में। अब इसकी स्टोरी है कि बेसिकली चमोली के रैण गांव में वहाँ की एक विडो महिला थी, गौरा देवी, जो कि वहाँ पर एक फैक्ट्री बनने जा रहे थे, पेड़ों को काटने जा रहे थे। तो वो जब महिला गांव के बाहर गई तो एक दिन उसने देखा कि फैक्ट्री वाले वहाँ पर आकर उसको काटने जा रहे हैं। तो वो महिला पहली बार, कौन सी? गौरा देवी। उल्लेख बहुत कम जगह आता है लेकिन रियल आंसर इसका गौरा देवी ही होता है। तो गौरा देवी जाकर के एक पेड़ से चिपक गई। तो एक इमोशनल आवाज़ आती है, चिपको, आलिंगनबद्ध हो गई उन पेड़ों के साथ। और उसने ये कहा कि अगर आपको पेड़ों को काटना है उस कंपनी से तो पहले आप मुझे काटिए। और उसको देखते देखते उस गांव के 1, 2, 3, 4, 100, 200 महिलाएं आ गई। और धीरे धीरे मूवमेंट पूरे चमोली जिले से उत्तराखंड में फैल गया। तो ये भावनात्मक लगाव जो है उसको चिपको मूवमेंट। और सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? गौरा देवी ने। तो बच्चों एक बात और याद रखो, अगर कभी डीप क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन में 4 नाम दिए हो कि चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, विजय बहुगुणा एंड गौरा देवी, तो आपका पहला आंसर क्या होगा? गौरा देवी। लेकिन गौरा देवी चूंकि ऑप्शन में नहीं होता है, तब हम सुंदरलाल बहुगुणा करेंगे या चंडी प्रसाद भट्ट करेंगे। वास्तविक नेतृत्व करता ऐसी गौरा देवी थी, लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलवाई? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इंटरनेशनल स्तर पर प्रमोट करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट हैं। चंडी प्रसाद भट्ट जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। तो चिपको मूवमेंट 1973, चमोली उत्तराखंड, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। इसी तरह चिपको मूवमेंट की तर्ज पर ही साउथ इंडिया में अपिक्को मूवमेंट, कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े के द्वारा अपिक्को मूवमेंट। मैती मूवमेंट, मैती आंदोलन कहाँ चलाया गया? क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये उत्तराखंड में, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। मैती मूवमेंट भी कहाँ? उत्तराखंड में। इसमें भी बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया कि जब कभी शादी विवाह हो सके तो इससे हम लोगों को सीख लेकर भी काम करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि शादी जब फेरे पड़ते हैं तो उस वक्त फेरे के दौरान वर और वधू एक एक वृक्ष वहाँ पर लगाएंगे, यानी कि लड़की अपने मायके में और लड़के ससुराल में शादी के समय। और 1 साल वो ससुराल वाले या उस लड़की के मैके पक्ष वाले उन पौधों की देखभाल करेंगे और वो पौधे फिर बाद में सौंप दिए जाएंगे। इस तरह करके करोड़ों वृक्ष उत्तराखंड में लग गए। तो मैती मूवमेंट उत्तराखंड। नर्मदा बचाओ मूवमेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो ये भी पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था, एमपी में मेधा पाटेकर जी के द्वारा। खैर,
इन सब क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे, बार बार याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। इसी 46 अमेंडमेंट एक्ट से आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, मौलिक कर्तव्य आए थे। इसी से आपके जो प्रेम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे, वो प्रस्तावना में एक ही बार बदलाव हुआ, वो भी किससे हुआ था? 42nd से। हालांकि इस 42nd को लघु संविधान क्यों कहते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए, इसको समझने के लिए जो मेरे इसके पहले वाला, इसके पिछले वाला वीडियो था, जिसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट दिए, उसमें मैंने पूरा बताया है। आप वहाँ से भी इसको पढ़ लीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान क्यों कहते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग हो जाए तो किस अवधि के भीतर निर्वाचन कराना आवश्यक होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई ग्राम पंचायत भंग हो जाती है और 6 माह से अधिक का समय है तो चुनाव होगा, री इलेक्शन होगा। और अगर 6 माह से कम का समय है तो री इलेक्शन नहीं होता है, यानी कि 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। और अभी यूपी पंचायत के चुनाव कुछ दिन पहले हुए, आप ये सब जानते हैं। और पंचायती राज पर मेरा महत्वपूर्ण वीडियो है, जो मेरे द्वारा बनाया गया पहला वीडियो था, उसमें पूरी जानकारी आप पंचायतों से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम कौन सा है? इंडिया में माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? 20 पॉइंट प्रोग्राम, आइदर 15 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम या 15 सूत्री कार्यक्रम। तो 15 सूत्री कार्यक्रम 2006 में चलाया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा, मनमोहन सिंह की सरकार थी। फिर 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा जी के द्वारा आर्थिक उन्नयन और गरीबी को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। दोनों अलग अलग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, माल्थस, आप जानते हैं माल्थस जो विस्तृत जनसंख्या विशेषज्ञ हैं, तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग का सर्वाधिक प्रभावकारी उपयोग क्या है? सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? तो इसका आंसर है जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल वो कैसे करवा सकते हैं? एक तो कहते हैं निरोधक उपाय करिए, और एक क्या है? मैरिज में देरी हो, सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण। हालांकि जो माल्थस का सिद्धांत था आज वो पूर्ण नहीं हुआ है। माल्थस ने कहा था ना कि जो साधन है हमारे, रिसोर्सेज हैं, वो AP सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते हैं, जबकि पॉपुलेशन 2, 4, 8, 16 गुणोत्तर श्रेणी में, JP श्रेणी में। हालांकि ये बात सही है कि आबादी बहुत बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज भी हमने बड़ी मात्रा में बढ़ाए हैं, ऐसी बात नहीं है। और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर हम स्किल डेवलपमेंट कर दें तो निश्चित रूप से पॉपुलेशन भारत के लिए वरदान साबित हो सकती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? माध्याह्न भोजन प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? तो 1995 में, 1995 में। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि पूरे भारत के लिए भी क्वेश्चन आएगा तो भी आंसर क्या होगा? 1995। यूपी के लिए पूछे या इंडिया के लिए, आंसर आपको 1995 ही करना है। क्वेश्चन अगर इस तरह भी आ जाए कि भारत में माध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना, मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च हुई, तो उसका आंसर होगा 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में माननीय PV नरसिम्हा राव उस वक्त देश के PM थे, तो उन्हीं की सरकार के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया था? 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया था PV नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय, और वो देश के PM थे। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, आता हुआ क्वेश्चन है। खासतौर से आपके जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है, और PCS वगैरह में पूछ ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया को ठीक किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल लेंस के द्वारा। मायोपिया जानते हैं ना आप, निकट दृष्टि दोष। तो निकट के लिए अवतल, और जब लॉन्ग साइटनेस आएगा, दूर दृष्टि दोष, तो उसके लिए उत्तल। एक और इसमें रीजनिंग याद रखिए कि छोटे के लिए छोटा लेंस, बड़े के लिए बड़ा। अगर आपके लिए पूछ रहे हैं निकट दृष्टि दोष, तो निकट के लिए अवतल याद कर लीजिए, बड़ा है।
और दूरदृष्टि दोष, तो दूर के लिए छोटा वर्ड उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो आपको साफ दिखती हैं, बाकी सब दोष है, मतलब निकट की साफ दिख रही हैं तो दूर की आपको नहीं दिखेंगी। और सेम दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखती हैं, बाकी सब दोष का मतलब क्या है कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखेंगी हमको। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है जबकि दूर की साफ नहीं दिखती है, और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है जबकि पास की नहीं दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, जबकि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नवीन सापेक्षता के सिद्धांत, जो नवीन सापेक्षता का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, उसके फाउंडर कौन थे, तो जे.बी. नार्लिकर। बैक ईयर क्वेश्चन है, जे.बी. नार्लिकर। वैसे आप जानते हैं कि सापेक्षता का जो पुराना सिद्धांत था किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसे दिया हुआ है, जे.बी. नार्लिकर जी के द्वारा, ये भी याद रखिए। और डॉक्टर फ्रेड हेगले के साथ मिलकर के जे.बी. नार्लिकर ने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में सुधार भी किया था। आइंस्टीन को आप जानते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है, द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ यूपी, तो उसका आंसर है शारदा कैनाल, शारदा नहर। ये शारदा कैनाल का जो जन्म होता है यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे बनमसा पड़ता है, वहाँ से शारदा नदी पर ये डैम बनाकर शारदा कैनाल निकाली गई। कहीं कहीं पर यूपी भी दिया है, बट रियल में ये बनमसा से निकलती है, और बनमसा यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है और उत्तराखंड में ही है। और अगर क्वेश्चन याद है कि यूपी के किन जिलों में सर्वाधिक नहरें हैं, तो यूपी में सर्वाधिक नहरें किस जिले में है, तो रायबरेली में सर्वाधिक नहरें हैं। ये भी याद रखना है आपको, गलत नहीं करना है इसको। और पूरे दुनिया में सबसे लंबी नहर कौन सी है, द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, तो उसका आंसर होगा इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान, वो भी भारत में ही है। इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान में है, जिसे पहले हम राजस्थान नहर था, वो पूरे दुनिया की सबसे लंबी नहर है, लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, इंदिरा गांधी कैनाल। जबकि इंडिया की भी इंदिरा गांधी और वर्ल्ड की भी इंदिरा गांधी, और यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी होगी, शारदा। इंदिरा गांधी कैनाल हर के बैराज से निकाली गई, हर के डैम से। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की ओर जाने पर जो मिलने वाले वायुमंडल के क्रम कौन कौन से हैं, आप रट लीजिए, बार बार आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। क्षोभ मंडल की जो हाइट है वो 0 to 12, समताप मंडल 12 to 50, मध्य मंडल 50 to 80, आयनोस्फीयर 80 to 640 एंड एक्सोस्फीयर मोर देन 640 किलोमीटर्स अबव, जितना भी है। हालांकि क्षोभ मंडल को 0 से 12 भी लिखा होता है, और ऑप्शन में 0 से 15 भी होगा, और 0 से 20 होगा, तो आप 0 से 15 टिक करना। समताप मंडल 15 से 50 भी टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयन मंडल कहीं कहीं 80 से 400, कहीं कहीं 80 से 640 है, याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करिएगा, अगर ऑप्शन में 80 640 है तो ठीक है, नहीं है तो 80 to 400 आप करेंगे, इसको याद कर लीजिए इस बात को। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और जीवनदायिनी ओजोन गैस यहीं पर मिलती है, आप इसको जानते ही जानते हैं। और आयनोस्फीयर में रेडियो एक्टिविटीज गुण होते हैं, जहाँ से रेडियो तरंगे वापस आती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रेडियो तरंगे कहाँ पाई जाती है, चुंबकीय गुण कहाँ पर है, तो आयन मंडल। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में, मैंने पहले बताया। या हमारे वायुयान या रॉकेटयान कहाँ उड़ते हैं, तो समताप मंडल। और सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर हैं, क्षोभ मंडल में। इस एक टॉपिक से टीचर वाली जितनी भर्ती उन सब में क्वेश्चन आता है, पीछे में तो आते ही आता है। क्षोभ मंडल किसके लिए फेमस है, जिसमें जो भी घटनाएं मौसमी घटनाएं जैसे बादल, तूफान, ओला बारिश। समताप मंडल में क्या है कि ओजोन लेयर पाई जाती है, और ओजोन लेयर क्या काम करती है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों को सीधे पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्वेश्चन भी आता है कि पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है, तो ओजोन परत, किसमें, समताप मंडल में। और ओजोन परत की हाइट किसमें नापते हैं, मैंने बता दिया आपको, डाप्सन में। और किस मंडल में रेडियो तरंगे पाई जाती हैं, रेडियो तरंगे वापस आती है, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, तो इसका आंसर भी क्या है, आयन मंडल है। और एक्सोस्फीयर मोर देन 640, टिक कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से पूरा एक तरह से वायुमंडल समाप्त। और एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है, 78.17%। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस, नाइट्रोजन। अगला है चिनूक विंड्स कहाँ पर चलती है, चिनूक हवा कहाँ पर चलती है, तो चिनूक हवा कहाँ चलती है, यूएसए में, अमेरिका में चलती है, राकीज पर्वतमाला के पूर्व में, जो राकीज माउंटेन्स है उसके ईस्टर्न पार्ट में। इस चिनूक को हम हिमबच्छी हवा भी कहते हैं, गर्म तथा शुष्क होती चूँकि ये वार्म हवा होती है चिनूक, तो हिमबच्छी चूँकि बर्फ
इससे पिघलती है तो इसलिए इसको हिमबच्ची भी कहते हैं। जैसे भारत में लू चलती है खतरनाक गर्मी के समय। अगला है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? बर्ड का चित्रकार, बर्ड जानते हैं ना, पक्षियां। तो सबसे बड़ा जो पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था वो उस्ताद मंसूर। कौन था? उस्ताद मंसूर, जिसे नादिरुल अस्त्र की उपाधि भी दी गई थी। क्वेश्चन आया हुआ भी नादिरुल अस्त्र। और आप ये जानते हैं कि जहांगीर के समय चित्रकला की सर्वोत्तम उन्नति हुई, इसीलिए जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहते हैं, गोल्डन एरा कहते हैं। और जहांगीर स्वयं एक अच्छा चित्रकार था, इस बात को आप याद रखिए। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? तो आप थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम एच.पी. ब्लातवस्की, मैडम एच.पी. ब्लातवस्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1875 में। कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन के चेंजेस होते रहते हैं। तो किसने की? मैडम एच.पी. ब्लातवस्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में 1875 में। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ बनाया गया? इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। तो फिर वो 1882 में अडयार में बनाया गया। अडयार कहाँ है? नियर मद्रास, जिसे आप चेन्नई कहते हैं। 1882 में इसका मुख्यालय अडयार मद्रास भारत में खोला गया। और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। भारत में इसकी वास्तविक संस्थापक कौन मानी जाती है? रियल फाउंडर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, जिन्होंने तिलक के साथ मिलकर के होम रूल लीग मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। और एनी बेसेंट भी 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। द फर्स्ट वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1970 कोलकाता सेशन। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आज के इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, महाबलीपुरम के सप्त रथों या सप्त पैगोडा में सर्वाधिक छोटा रथ कौन सा है? महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन अलग से बनेगा। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। और यहाँ पे सप्त पैगोडाज या सप्त रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये क्वेश्चन अलग से बनेगा। तो किस वंश के शासकों ने? पल्लव वंश के शासकों ने, पल्लव डायनेस्टी में। और किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा। और जो क्वेश्चन था कि सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो द्रौपदी रथ। तो सर्वाधिक छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ है। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ लें तो धर्मराज रथ। याद रखना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है महाबलीपुरम कहां पर है? तमिलनाडु में। हाँ, एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है कि सप्त रथ, सप्त पैगोडा से आपको लगता है कि कुल कितने रथ हैं? तो 7 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। कितने? 8 रथ हैं। याद रखना, सप्त रथ का मतलब 7 नहीं, वहां पर 8। और सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, सबसे बड़ा धर्मराज रथ है। और इसको निर्माण किस वंश के शासकों ने? पल्लव वंश के शासकों ने। विशेष रूप से किसने करवाया? नरसिंह वर्मन के द्वारा हुआ। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन पर्याप्त हैं और आज की सीरीज यहीं समाप्त हुई। लगातार इन क्वेश्चंस को सुनते रहिए, मनन करते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स करते रहिए और रिवाइज करते रहिए, और आपकी सफलता निश्चित रूप से आपके करीब उतनी ही आती जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।